वेलकम बैक। और टॉपिक कॉमन सा है, एक है ग्रीन हाउस प्रभाव और एक है न्यूटन का शीतलन नियम। पहले क्या पढ़ोगे बताओ सर? जब आसान सा है उसे पहले निपटा लो और जो मुश्किल सा है जिसमें कुछ गणित है उसे बाद में। तो पहले क्या ले लें? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव तो इसे लिखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़रा समझेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सूर्य बना लेते हैं। ये लो सूर्य, ठीक। सूर्य से आता है विकिरण और ये साहब आता है पृथ्वी, और पृथ्वी में यहाँ आता है पृथ्वी का वायुमंडल, और पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं गैसें। अब इनमें गैसें क्या हैं साहब? कह रहा साहब इसमें एक तो ओजोन है, ठीक, और भी कई गैसें हैं, कुछ सल्फर की गैसें हैं, कुछ टेफ्लॉन है, ये है वो है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो जिन गैसों के नाम दिए हैं वही बताएं। मीथेन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो कौन कौन सी गैसें लिखें ज़रा? मीथेन है साहब, और साहब इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2 है। कहाँ है? हमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर। एक इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFL बोल देते हैं, CFL, CFCl है ना। इसमें यहाँ X Y कुछ होगा, XX, ये जो है ना, ये कुछ लिखा है इसमें ना, यहाँ XX लिख देते हैं, ये CFL जो भी होगा, CFL3 जो भी है, CF12 जो भी, CF12, CFL3, CF3Cl, इस तरीके से एक वायुमंडल में ओजोन है, ठीक। अब ये बातें आ गई वायुमंडल की, ठीक। अब यहाँ पर कहने से वायुमंडल में ये गैसें हैं, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत बड़ा है, और वायुमंडल में पृथ्वी जो है वह बीच में जो भारी हिस्सा है जिस पे पानी है, हम रहते हैं, धरती हमारी ये छोटी है, धरती छोटी है, वायुमंडल बहुत बड़ा है, वायुमंडल इसके चारों तरफ फैला पड़ा है, ठीक। अब वायुमंडल की रेंज कितनी है? वायुमंडल साहब फैला है 6500-400 किलोमीटर तक, 65 किलोमीटर तक ये नॉर्मल है, ठीक। और इसका पूरा जो धरती का पूरा व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, कह रहा साहब ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। तो अब इसको ज़रा ठीक करके लिख दें ताकि इस समझ में आ जाए मामला। पृथ्वी में जो त्रिज्या पूरी लगती है, कह रहा वो लग रही है पूरी 6400 लगभग किलोमीटर, पूरी त्रिज्या जो है। और साहब इसमें जो वायुमंडल है वो ये है, वायुमंडल बहुत बड़ा वायुमंडल है। पृथ्वी छोटी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी की ये चीज़ छोटी है। वायुमंडल क्योंकि इतनी हवा, इतना वायुमंडल है, तो हम कह रहे हैं बड़ा है साहब। अब ये वायुमंडल जा रहा है लगभग यहाँ पे, इसकी अनुमानित दूरी कुछ नहीं कह सकते, पर ये बहुत दूर तक जाता है। ये दूरी लगभग 65 किलोमीटर के आसपास तक तो है, और देखने में आया है कि 300-400 किलोमीटर तक भी ये काम करती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं साहब इसी वायुमंडल में वो सारी गैसें हैं जो सूर्य के विकिरण को स्वीकार करती हैं। यानी सूर्य का जो विकिरण है किन गैसों को मिलने वाला है, तो यहाँ बना देते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं बना के। सूर्य का विकिरण किसको मिला? O3 को मिला, मीथेन को मिला, और CFX CLX इसको मिला, और साहब N2O को मिला, इन सबको मिल जाता है। तो इस विकिरण से क्या होता है कि इस विकिरण को ये अवशोषित कर लेती हैं, और फिर ये खुद इस विकिरण को पृथ्वी को देती हैं, इस विकिरण को पृथ्वी को देती हैं। तो इनके ये जो गैसें हैं ये लगातार ऐसा करते चली आ रही हैं जब से पृथ्वी बनी है। तो इससे क्या हो रहा है कि यह विकिरण यहाँ पृथ्वी पर एक तापमान बना लेता है। अगर ये विकिरण अवशोषित करके पृथ्वी को न दिया जाए तो इसका तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस।
साफ साफ जो है बता रही है, पाठ्य पुस्तक में जानकारी दी है। अब देखो -18 डिग्री सेल्सियस होगा अगर ये सब ना करें ऐसा। तो कुल मिला के सूर्य ही इसको विकिरण देगा वायुमंडल की गैसों को, जो कि आप कहते हैं भाई अल्ट्रावायलेट आता है, ओजोन परत में रुक जाता है। तो जो खतरनाक किस्म का विकिरण है जो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, वो सारा इन गैसों के द्वारा रोक लिया जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत में। फिर यह धीरे धीरे उस विकिरण को पृथ्वी को पहुंचाती रहती हैं, उत्सर्जित करती रहती हैं, जिससे ये पूरा वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है और एक तापमान पृथ्वी पर बना रहता है। तो जहाँ कहीं कहीं पे तापमान 20 है, कहीं कहीं पे तापमान 2 डिग्री है, कभी कभी गर्मियों में तापमान आपको पता 40 से ऊपर भी चला जाता है। तो कुल मिला के ये जो इस विकिरण की वजह से गर्म हुआ है पृथ्वी का वायुमंडल, सूर्य के अवशोषित विकिरण की वजह से या अवशोषित विकिरण के कारण जो गर्म हो गया है, ये प्रभाव जो है इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली इन गैसों का प्रभाव है। इन गैसों का जो प्रभाव है वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वो इन गैसों के प्रभाव को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। साहब वायुमंडल में जो गैसें हैं ऊपरी परत में, वो सूर्य के विकिरण को अवशोषित करके बाद में पृथ्वी को देती हैं। तापमान गर्म रहता है, तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी गर्म रहती है। गैसों के इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक, अब यहाँ एक जानकारी ये भी आई कि साहब हर जो है एक शताब्दी में ये लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये बात भी जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। एक शताब्दी में ये 2 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। यानी ये मान के चलिए कि आज से 500 साल बाद ये तापमान जो है 5 शताब्दी गुजर गई तो 15 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी भारत में तापमान जहाँ जहाँ 50 हो रहा है वहाँ वहाँ 65 होगा। अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो, अगर उपाय करके इन गैसों की मात्रा कम की गई कुछ, तो इसका निराकरण हो जाएगा। अन्यथा इन गैसों की मात्रा बढ़ती रही तो ये विकिरण को अवशोषित करेंगी। परावर्तित करना जरूरी है। सूर्य के विकिरण को कुछ ना कुछ मात्रा में परावर्तित करना जरूरी है। अगर ये ना हो सका तो अगर 500 साल में तापमान 15 डिग्री और बढ़ जाएगा, 10 से 15 मान लो। अभी तापमान कितना होता है गर्मियों में? 50 तक पहुंचता है, मतलब बाद में 60 तक पहुंचेगा। तो 500 साल बाद अगर यही चलता रहा तो खड़े खड़े उबल जाएंगे हम लोग। ठीक, हम लोग होंगे का यार 500 साल बाद हम थोड़ी होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बस पढ़ने के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक, बता रहे हैं कि साहब वह डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तटीय शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जो तटीय शहर हैं वो उबल जाता है, पानी में उछाला जाता है। जो पानी के किनारे हैं तापमान के कारण पानी उछलता है, उसमें ऊर्जाएं आ जाती हैं। तो जो तटों पर स्थित शहर हैं वो डूब जाते हैं। ठीक, चलिए। अब आया न्यूटन का शीतलन नियम, इसको शुरू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग मतलब किसी वस्तु के ठंडा होने का नियम। किसी वस्तु के ठंडा होने का नियम। ठीक, अब मान लीजिए कैसे देखते हैं कि साहब एक वस्तु है, ऐसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक, वस्तु का तापमान T है और ये पर्यावरण है, इसका तापमान Ts है। ये क्या है? ये है पर्यावरण का या वायुमंडल का तापमान। वायुमंडल ऐसे, और ये उसका तापमान है।
और ये कब होगा, कह रहा साहब जब टी बड़ा हो टी एस से तभी होगा। ठीक, और दूसरी शर्त ये होगी कि साहब टी लगभग बराबर भी हो टी एस के तभी होगा। भाई कोई गर्म वस्तु ठंडी हो सकती है, ठंडी वस्तु कहाँ से ठंडी होगी। ठीक, तो कुल मिला के वस्तु का तापमान वायुमंडल के ताप से ज़्यादा हो। दूसरी कह रहे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, अंतर कम हो तब ये नियम लागू होता है। तो देखो लगभग बराबर का अंतर लगा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस वस्तु का तापमान कर दें 10,000 केल्विन और वायुमंडल का ताप कर दें 300 केल्विन। कह रहे ये नियम लागू नहीं है। ये तो बस थोड़ी बहुत गर्म हो वस्तु, जैसे गर्म लोहे का टुकड़ा, गर्म पानी। ठीक, जैसे हमारी बॉडी गर्मी से गर्म हो जाए और हम बैठ जाएं साहब कमरे में और कमरे में एसी चल रहा हो, ठंडा हो तापमान, कह रहे वहाँ पर ये चीज़ काम करेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो कुल मिला के ये बात लागू नहीं है। तो ये दोनों शर्तें पक्की हो गई, ये कन्फर्म हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वस्तु के ठंडा होने की दर। ठीक, वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु एवं पर्यावरण, या जो भी कहो पर्यावरण ताप के अंतर के समानुपाती होती है सर जी। ठीक है, सिंपल। यानी वस्तु का तापमान क्या था, ठंडा होने की दर से क्या मतलब है, कह रहा जी ठंडा होने की दर, ठंडा होने की दर ठीक बराबर तापमान घटने की दर। ये लो, तो तापमान घटने की दर क्या है, डेल्टा टी और नीचे समय, समय दर है। ये है वस्तु का तापमान, क्या माना था टी, वो घटेगा तो डेल्टा टी, एकांक समय में घटेगा तो डेल्टा टी छोटे वाला, जो कि टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। कुल मिला के अब इसे एक फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं। चलिए ये आ गया फॉर्मूले के रूप में, देखो तो ये हो गया डेल्टा टी बाई डेल्टा टी माइनस के टी माइनस टी एस, जहाँ टी क्या है वस्तु का ताप और टी एस क्या है वायुमंडल का ताप या पर्यावरण का ताप। टी वस्तु का ताप, ठीक, टी एस पर्यावरण का ताप, माध्यम का ताप भी बोल देते हैं। ठीक, और के समानुपाती नियतांक। ठीक, माइनस क्यों लगा, ठंडा होने की दर, यानी घटेगा, तापमान घटेगा। ठीक, अब इसके बाद डेल्टा टी समय परिवर्तन है ना, समय परिवर्तन की दर है ना, जो भी है समय दर बोलते हैं, समय परिवर्तन नहीं, समय दर, तापमान बदलने की समय दर। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, पकड़ लो, तापमान, यही पकड़ लो इसको, परिवर्तन समय दर, इसका मतलब है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो डन करो, आगे छोड़ दो, हटा दो इसको, ये लो, फिर से लिख दो वापस करके, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ठीक, ये भी बात हो गई, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये वस्तु का ताप है, ये हवा का, पर्यावरण का, वायुमंडल का या माध्यम का ताप है। ठीक, अब कह रहे इसमें से आप ग्राफ बना सकते हैं अपन, इसमें
हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसा ग्राफ बना सकते हैं? देखो, इसको ले लो y अक्ष पे माइनस के, इसको ले लो x अक्ष पे, इसे लिख दो ts, y माइनस के x माइनस ts। ठीक, ऐसे अब ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखो तुम्हें कैसे बनता है इसका ग्राफ। तो ये बन गया ऐसा मामला, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक, y किसको लिखा है? ताप परिवर्तन की दर, के जो कहता हूँ x, तो माइनस के एक्स। तो देखो अगर इस ब्रैकेट को खोल दूँ तो कुछ ऐसा नज़र आता है, माइनस के एक्स प्लस के टी एस। तो जहाँ x जीरो है वहाँ y का मान के टी एस है, तो x जीरो है तो y का मान ये हो गया के टी एस। उसके बाद ये घटेगा, कहाँ तक घटेगा? y जीरो कहाँ होगा? y जीरो वहाँ होगा जहाँ t और ts बराबर होंगे, यानी x ts के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ये हो गया ts, मान लीजिए x ts के बराबर है। तो ये ग्राफ कुछ यूँ चलेगा, ये ऐसे घटेगा। तो ग्राफ किस किस में है? इसमें है, इस तरीके से है। ग्राफ समझ में आ गया? चलिए, y को क्या लिखा था? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ये लिखा था। x को क्या लिखा था? वस्तु का ताप जो कि घट रहा है, यानी दर भी तापमान के साथ साथ। ठीक, तापमान बढ़ रहा है, दर जो है घट रही है, ये तापमान बढ़ रहा है, ये माइनस की तरफ है। तापमान जो है अगर कम होगा वस्तु का तापमान, माइनस के एक्स प्लस के टी एस, प्लस हो गया, और ये अगर x को जीरो रख दूँ उसके बाद ये माइनस की तरफ जा रहा है। बात तो सही है। हाँ, ग्राफ पे ये है दर, यानी y कंफर्म करो, ये टी एस है। y जब जो है x जब जीरो है y इतना है, जब x टी एस के बराबर है तो y जीरो है, ये भी बात सही है, और x t के बराबर है। तो परिवर्तन की दर घट रही है जैसे तापमान t की तरफ बढ़ रहा है, यानी वस्तु का तापमान बढ़ता जा रहा है, जबकि वस्तु का तापमान घटते जाना चाहिए। बात ये है। तो ये जो है दरअसल दर में ये ग्राफ है, लेकिन ये परिवर्तन की दर है। कन्फर्म हो गया? ठीक है, अब इसे कन्फर्म कर लो आप। ठीक, यही चलेगा। अब इसके बाद तापमान में और समय में भी एक ग्राफ बन सकता है। ठीक, वो भी बना सकते हैं। देखो दूसरा ग्राफ बना देंगे, तो पूरा फिट कर दिया हमने, सब कुछ सेट हो गया दर का। अब चलिए और देखते हैं, फिर बनाते हैं एक ग्राफ। जो भी ग्राफ बनते हैं सारे बना देते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये दर है और ये तापमान है। ठीक, इस ताप में और दर में ग्राफ है, लेकिन हमें यहाँ समय पर ताप की निर्भरता देखनी है, समय पर ताप की निर्भरता। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं, इस सूत्र को ठीक करते हैं, इसे लिखते हैं अवकलन की फॉर्म में, अवकलन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो देखो ये इसे लिख सकते हैं डी टी बाई डी टी, छोटा सा परिवर्तन, डेल्टा टी को डी टी, ताप का थोड़ा सा परिवर्तन, और समय को समय का थोड़ा सा परिवर्तन, समय परिवर्तन या समय दर, है ना। और अब आगे बढ़ जाओ, माइनस के टी माइनस टी एस, ऐसे कर दे। देखो ये अवकलन की फॉर्म में आ गया मामला ये। तो कुल मिला के इस समीकरण को मुख्य समीकरण मानते हुए इसका हल करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ कर लेते हैं इसका हल, डी टी बाई डी टी और माइनस के टी माइनस टी एस, इस टी को इधर ले आते हैं, समय को उधर ले जाते हैं, तो डी टी बाई टी माइनस टी एस समाकलन कर लेंगे, माइनस के डी टी ऐसे कर लेंगे। जीरो से कोई टाइम मान लेंगे, जीरो पर तापमान कितना है वो मान लेंगे T1, और T पे मान लेंगे वस्तु का तापमान T2। यानी पहले तापमान कितना था T1, अब वस्तु ठंडी हो गई, तापमान कितना हो गया T2।
जब समय 0 लिया था तब वस्तु गर्म थी, उसका तापमान T1 था, और जब समय गुजर गया T तो वस्तु का तापमान T2 हो गया। यानी संगत या समतुल्य सीमा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। 0 समय पे कितना तापमान था वस्तु का, गर्म थी T1, T समय गुजरने के बाद T2, तो इसका मतलब तापमान T1 से घट के T2 पे आ गया। अब इसे हल कर देते हैं। इस समाकलन को देखें तो ये बनता है ln, प्राकृतिक लोग में बनता है ln, लिखते हैं इसको, और इसे लिख देते हैं T माइनस TS, और इस सीमा को ऐसे यहाँ लगा देते हैं T1 और T2 बराबर माइनस के T, और यहाँ पर भी सीमा लगा देते हैं 0 से T। डन हो गया। आगे बढ़ाते हैं। समाकलन में समस्या आ सकती है, तो यहाँ इतने ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। समाकलन को थोड़ा सा ठीक कर लें तो ये बात क्लियर लाइन पे आ जाती है, क्योंकि कई बार लगता है सर ये कौन सा इंटीग्रेशन है सर, तो ऐसा नहीं सोचना, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जब करोगे 1-2 बार प्रैक्टिस तो आ जाएगा समझ में ये, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ आ गई, सीमा लगा देते हैं, ln कर देते हैं। ln तो पहले ये लिमिट लगाते हैं ये वाली, तो T2 माइनस TS, ये लगा दिया T2 माइनस TS, ठीक। उसके बाद ln दूसरी लगाते हैं T1 माइनस TS, पहले ये लिमिट लगाई, माइनस लगाया, फिर दूसरी लगा दी, और बराबर में क्या कर देते हैं माइनस KT, बस, क्योंकि इसमें T माइनस 0 करेंगे तो KT बचेगा, ये फाइनल हो गया। अब log की प्रॉपर्टी से या ln की प्रॉपर्टी से दिस अपॉन दिस यानी भाग हो जाएगा। यानी तुम जानते हो log में log A माइनस log B क्या होता है, log A बटे B होता है जी। वो तो सर जी मालूम था ये तो मुझे, फिर भी मैंने बता दिया। चलो अब आया ln T2 माइनस TS T1 माइनस TS, तो ये आ गया G माइनस KT हो गया G, ठीक। अब जो ln है अगर मैं इसे हटा दूं तो ये e की पावर में जाता है। यानी log में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है log x p इक्वल टू z, तो अगर मैं p लिखना चाहूँ तो p क्या होता है, x की पावर z होता है। अब इस log का जो आधार है वो क्या होता है, इसे लिखते हैं log का आधार e होता है, इसका e बोलते हैं चर घातांकी नंबर। इस e का मान होता है 2.781, इसका आधार 10 नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। तो ये गणित में जाकर के छोटी छोटी जानकारी तुम लोग ले लोगे। अब ये मैं log हटा रहा हूँ, यही बचेगा e की पावर में, ये चला जाएगा, तो ये हट गया log और ये गया e की पावर में माइनस KT, ठीक। अब ये पद यहाँ बचेगा, ये पद वहाँ जाएगा, तो हो गया T2 माइनस TS T1 माइनस TS और e की पावर माइनस KT। अब इसके साथ देखो ये TS है, इसे यहाँ से हटा लो, ठीक, तो यहाँ प्लस कर लो, ये लो, हो गया T2, यानी समय पर ताप की निर्भरता। समय देखो यहाँ पे है, तापमान यहाँ पे T2, तो किसी वस्तु का ताप समय के साथ घटता जाता है ऐसे। अब यहाँ पे ये नियम आ गया, इस नियम को ठीक करके लिख देते हैं। देखो हाँ, ये आ गया T2। अब यहाँ ठीक करना चाहते हो, मान लो ये T1 TS है ना, तो लिख लो TS प्लस T1 माइनस TS e की पावर माइनस KT, ये बन गया। देखो ऐसे, तो T1 क्या है, वस्तु का प्रारंभिक ताप, और T2 T समय के बाद का ताप। तो ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। देखो बना देता हूँ, ये ऐसे हो गया, ये समय और ये ताप, ये है वस्तु का ताप, है ना, यहाँ लिख दिया वस्तु का ताप है ये T जो है। तो पहला ताप क्या था T1, तो ये ताप हो गया T1, ठीक। और बाद में ये घट रहा है, कह रहे बराबर कब होगा, ये अनंत समय लगेगा किसी भी वस्तु को ठंडा होने में, माने ग्राफ ये धीरे 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 घटता जाएगा। तो ये ऐसे 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 आ जाएगा। कह रहे कितने तापमान तक आना है, कहता है TS तक आएगा, तो ये तापमान क्या मान लें
इसे मान लें TS। तो इस लाइन से ऊपर ही ऊपर रहेगा देखो, क्योंकि कोई भी वस्तु पर्यावरण के ताप से नीचे ठंडी तो नहीं हो सकती ना भाई। तो इस ग्राफ को इस लाइन पे नहीं मिलाएंगे क्योंकि समय लगेगा अनंत। तो कोई वस्तु ठंडी होने में कितना समय लेती है? अनंत समय लेती है। तो शुरू शुरू में ताप बहुत तेजी से घटता है, लेकिन बाद में धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमने देखा है भाई ताप घटने की जो दर है वह खुद ताप के अंतर के समानुपाती है। तो ताप का अंतर जो है वो घटता जा रहा है, तो दर भी घट जाएगी, तो ठंडा होने की दर भी कम हो जाएगी। जब वस्तु में और पर्यावरण में या माध्यम में ताप का अंतर ज़्यादा होगा तो वस्तु तेजी से ठंडी होगी, लेकिन जब बराबर होने लगे तो ठंडा होने की दर भी घटने लगेगी। तो कुल मिला के इस तरह ग्राफ बन गया। ये T वस्तु का ताप और ये समय। T1 से T2 तक ठंडा होना करना चाहते हैं तो कह रहा साहब ये T2 है, ये मान लेते हैं कि ये T2 है, ठीक। और ये कोई समय है T, यहाँ मान लिया, ठीक। तो ये देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, तापमान ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ये कोई समय हो गया, समीकरण लागू हो गया। लो कोई भी समय डालेंगे T तो ये इस तरीके से ग्राफ बताएगा आपको, ठीक। तो इस ग्राफ को ध्यान रखें, ठंडा होने की दर इस ग्राफ के अनुसार होती है। चलिए बना दिया, याद हो गया, ठीक। तो ये था न्यूटन का शीतलन नियम। इस पर एक छोटा सवाल है वो कर देते हैं, देखो है कि नहीं, ठीक। चलिए किसी बर्तन में ये, ठीक है, ये है उदाहरण 11.8, इसको लिख देता हूँ, उदाहरण 11.8 ऐसे, ठीक। चलिए किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 से 86 हो जाता है। तो तापमान 94 डिग्री सेल्सियस से घट के 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इसमें जो समय होता है वो होता है T1 जो कि 2 मिनट है, ठंडा हो रहा है, ठीक। उसके बाद जबकि कक्ष का ताप, कमरे का ताप कितना है, जिसे हम कहते हैं TS सराउंडिंग का ताप, वो 20 डिग्री सेल्सियस है। ये है कमरे का ताप, ठीक। और ये क्या है, ये भोजन का ताप, ठंडा हो रहा है भोजन, जल्दी जल्दी खा लो, भोजन ठंडा हो रहा है। तो जी 71 से 69 तक आने में कितना समय लगेगा, यानी तापमान कहाँ पे है, 71 पे, कहाँ तक आना है, 69 तक, है ना। चलो यही बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो समय है T2 हमें वो ज्ञात नहीं है, हमें वो निकालना है, ठीक। बस हो गया। अब यहाँ पर जो साधारण सा समीकरण है वो भी लगा सकते हो, छोटा सा, और जो अभी बनाया था भयंकर सा सूत्र वो भी लगा सकते हो, ठीक। तो एनसीईआरटी क्या कर रही है कि जो सिंपल सा सूत्र है उसको मान रही है, स्वीकार करती है उसको, तो वही लगा लेते हैं, बाकी बड़े वाले से भी आ जाएगा। कुल मिला के डेल्टा टी बाई डेल्टा टी माइनस के टी माइनस टी एस, यही वो समीकरण है। तो पहले इस समीकरण को इस पे लगाओ ऐसे, ठीक। तो कितना समय है, 2 मिनट, तो यहाँ 2 मिनट लग गए। लो तापमान कितना गिरा, 94 से 86 हुआ, तो कितना गिर गया बताओ, 8 डिग्री। 94 में से 86 घटा के देखो, 4 और 4 8, तो तापमान गिरा है 8। ये लो, ताप का अंतर लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ ये के नियतांक है, ये तापमान है वस्तु का। और वस्तु का तापमान 94 माने कि 86 माने, बोला जी बीच का मान लो, एवरेज मान लो। वस्तु का तापमान इन दोनों का एवरेज मान लें, टी वो कितना है, 94 और 86 कितना हो जाएगा, 90। ये 90 हो गया जी। लो तो यहाँ 90 लगा दिया, ये लो, समझ रहे हैं बात को। 90 कहाँ लगा, वस्तु का ताप लगाना था, तो वस्तु पहले कितने पे थी, 94 पे, अब कितने पे है, 86 पे। कल इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, इनका औसत लगा दो, तो कितने पे आ जाएगी वस्तु, 90 पे।
और पर्यावरण का ताप कितना है, ये है 20। ठीक, 20 लिख दो, डिग्री हटा दो, यहाँ पे डिग्री का झंझट नहीं है क्योंकि तो हमें हल करना है। तो कुल मिला के यहाँ से के का मान निकाल लो, 4 माइनस के, ये कितना हो गया 70। तो माइनस के का मान आ गया 4/70। इसे अपने पास रखो क्योंकि ये मान इस वाले समीकरण में लगेगा। अब इस वाले समीकरण पे लगा देते हैं, इस पे लगा देते हैं। देखो तो तापमान कितना गिरा, 71 में से 69, तो लिख देते हैं 71 माइनस 69 कितने समय में, T2 में, माइनस के जो कहता हूँ यहाँ लगेगा एवरेज, 71 और 69 का बीच का औसत लग गया, कमरे का तापमान 20 हो गया, ये लो। और जो के का मान है यहाँ से पकड़ें और यहाँ लगा दें, तो T2 आ गया तुम्हारे पास हल होके। जो भी उत्तर आया उसको मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है 0.7 मिनट, 0.7 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 42 सेकंड, 42 सेकंड भी लिख सकते हैं, 0.7 मिनट है। ओके, समीकरण को हल कर लो। यानी ये तो यही समीकरण जो है 2 बार लगती है, एक बार जो दी हुई जानकारी है उस पर लग जाती है, के का मान निकाल लेते हैं, दूसरी बार लगाते हैं तो के का मान पहले वाली में से निकला हुआ था दूसरे में लगा देते हैं, तो यह हल हो जाता है। ठीक, तो समय आ गया। ओके, डन। ओके, ठीक, इसी तरीके से आगे भी एक्सरसाइज में एक सवाल है वो भी निकल जाता है। अब मैं इसी सवाल में एक्सपोनेंशियल वैल्यू लगा के दिखा देता हूँ, जो बड़ा भयंकर सा सूत्र है वो लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जो बड़ा सूत्र है उसको इससे कर रहे हैं, यानी एक वैकल्पिक विधि जो है इस पे लगा रहे हैं। बाकी वो असली वाली विधि है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसे हम वैकल्पिक करें क्योंकि हम इसे इस विधि से कर सकते हैं। चलिए, अब वो था T2 TS प्लस T1 माइनस TS e की पावर माइनस KT। अब इसे पहले समीकरण पे लगाओ, पहला ताप था 94, ये था T1, बाद का ताप था 86, ये था T2, और 20 था TS। इस पे लगा दो पहले इसे, और जो समय था वो था 2 मिनट। ये जानकारी पहले इसमें डाल दो, तो कैसे डलेगी, देखो T2 कितना, T2 है 86, TS है 20, ये है 94 माइनस 86, तो e की पावर माइनस K2, ये लग गई देखो यहाँ पे जानकारी। तो यहाँ से तुम्हें इसका मान मिलेगा e की पावर माइनस 2k का। कैसे मिलेगा, देखो 86, इसमें देखो 86 में से 20 गए, हो गया 66, और ये कितना, ये हो गया 8, ये हो गया e की पावर माइनस 2k। ठीक, तो ये e की पावर माइनस 2k है, इसको e की पावर माइनस k बना लो और इसकी पावर लगा लो 2, ऐसे लिख सकते हो, पावर को गुणा में चढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आ गई 66/8, इसको पकड़ के रखना, छोड़ना मत इसको। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब दूसरे वाला लगा दो इसी पे, दूसरे वाले मान लगा दो इसी पे। दूसरे वाले मान लिखते हैं, T1 ये है 71, T2 ये है, ये समय T2 है पता नहीं। ओके, और जो K है वो जो कहते हैं पर्यावरण का ताप 20 है। हो गया, अब इसमें ये मान लगा देता हूँ, देखो इसी में लगा देता हूँ, ये लग गए। देखो T2 है 69, TS है 20, और ये है 71 माइनस 69, और e की पावर माइनस KT2। इन मुझे T2 मुझे मालूम नहीं है। ठीक, तो क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी में इसको पावर में चढ़ा देता हूँ, ये लो, कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है देखो यहाँ पे, ये वैल्यू, इस वैल्यू में इस 2 को यहाँ से हटा लेता हूँ और इस पे लगा लेता हूँ 1/2, 1/2 लिखेंगे, y दिखेगा तुम लोगों को ना, 1/2 ऐसे। तो इस वैल्यू को वहाँ लगा देता हूँ, ये देखो लग गई 66/8, और इसकी पावर लग गई 1/2।
लग गई, काम आ गई वैल्यू, इसे हटा लो, लो काम आ गई, छोड़ दो। अब ये T2/2 हो जाएगी पावर, यानी अब इसे हटा के वापस फिर वही उसी अवस्था में ले आता हूँ, ये हो गई T2/2। ठीक, हल कर लेता हूँ। इसमें से देखो ये गए कितने, ये बचा 59 बटे ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, 71 ये 2 हो गया, और ये हो गया 66/8, इसे कर लेता हूँ 33/4, और ये कर लेता हूँ T2/2 पावर में। अब ये T2 तुम्हें निकालना है तो तुम्हें यहाँ log लेना पड़ेगा, यानी इसमें तुम्हें log सारणी की आवश्यकता होगी। तो बात समझ में आ गई है, इस बीमारी इस रास्ते से क्यों नहीं गए, और इस पे सवाल बनता भी नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल, क्योंकि सवाल पे लोग सारणी परीक्षाओं में अब दी नहीं जाती तो नहीं बनता है। लोग सारणी लोगे तो लोग लगा लोगे, ई में बदल लोगे, गणित में चले गए, तो इसलिए इस चीज़ से हटाया हुआ है। उत्तर लगभग उतना ही आएगा। कह रहा कौन सा उत्तर ज़्यादा सही है, कह रहा ये उत्तर ज़्यादा सही है, जो उत्तर यहाँ से प्राप्त होगा ये पूर्ण रूप से उत्तर है जो सही है, और जो दूसरे तरीके से प्राप्त होता है कह रहा जी वो लगभग उत्तर है, लेकिन वो भी मान्य उत्तर है, हम उसको भी मानते हैं। ठीक, तो फिर उसी को सही कर देते हैं परीक्षाओं में। तो डन हो गई बात। तो क्या फ़र्क पड़ गया देखा। चलिए, ये था न्यूटन का शीतलन नियम। अब इसमें क्या करेंगे, अपने सवाल करेंगे एनसीईआरटी वाले, मजे में सारे कंसेप्ट हमारे डन हो चुके हैं। ओके, बाय।